पूरा दिन भर कॉस्ट्यूम में रहना, और कॉस्ट्यूम में तो रहना अलग चीज़ है, लेकिन मिट्टी में और पूरा बाहर ही खाना। 20 दिन नहाया नहीं था। सच में? बिल्कुल। और हाथ सुबह ही सिर्फ हाथ ही धोते थे। बाकी इसके अलावा अभी आपने कहा कि आपने आर्टिकल 15 में काम किया था, तो क्या रोल मिला था आपको उसमें? एक छोटा रोल था जी। और उसमें तो साथियों, आज हमने एमए थिएटर के विषय में बात करी। केवल थिएटर के बारे में ही जाना हमने रंगमंच क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या बारीकी होती है, कैसे प्ले किया जाता है, और एक एक्टर क्या सोचता है एक्टिंग के बारे में, इस विषय में हमने बात किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं आपका फिर से अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम एमए थिएटर पे बात करने वाले हैं और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं विकेश सर। तो विकेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकेश जी एमए थिएटर के ही स्टूडेंट हैं और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में ही पढ़ते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे है विकेश जी कि पहले थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा नाम विकेश वाजपेयी है और मैं यूपी उन्नाव का रहने वाला हूँ। उन्नाव लखनऊ और कानपुर के बिल्कुल मध्य में स्थित है और यहाँ पे आना हुआ एमए रंगमंच के दौरान ही जी। और बस रंगमंच की शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी जी। हालांकि तब स्कूल के दिन थे तो धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन ये कह सकते हैं कि स्नातक होने के बाद जी वो फिर गति पकड़ी, जो कि कोविड में थोड़ी सी ठहरी, लेकिन अभी फिर से अपनी गति से चालू है। तो जैसे ये एमए थिएटर आपका कोर्स है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं कि क्या है ये कोर्स। जैसे अन्य विषयों के मास्टर्स के कोर्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि रंगमंच विषय परास्नातक में बहुत बाद में आया, क्योंकि कोई विषय अपनी ज़रूरत महसूस तब कर पाता है, तभी उसकी महत्ता होती है। तो जैसे हिंदी है या इतिहास है या भूगोल है, ये सब तो शुरुआत से रहे हैं, लेकिन रंगमंच की विधा को या कला शैली के जितने भी विषय हैं वो बहुत बाद में आए, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि लोग उन्हें कब स्वीकार करता है। तो रंगमंच को स्वीकार करने में आम जनमानस में एक लंबा समय लगा। जैसे हम सुनते आए हैं अपने घरों में कि एक मंडली होती थी, ये मंडली, तो उस मंडली को पहले ही अपनी बातचीत के दौरान लोग उसे अलग कर देते थे। तो बहुत बहुत बाद में इसका मास्टर्स के लिए ये विषय बहुत बाद में आया और अभी भी बहुत ही कम विश्वविद्यालय में ही है। तो ये अन्य विषयों तरह ही इसका अपना कोर्स है। रंगमंच के जो भी अभिनय के जो प्रकार होते हैं, लोक शैलियों के, जैसे किसी राज्य में कोई विश्वविद्यालय है तो उस राज्य की लोक शैली के साथ साथ रंगमंच का एक अपना विषय है। उसमें पाश्चात्य रंगमंच के बारे में, भारतीय रंगमंच के बारे में। अब भारतीय रंगमंच में भारतीय का पूर्व लोक रंगमंच या भारतीय आधुनिक रंगमंच या पारसी रंगमंच, फिर वो एक विषय बन जाता है अपना। फिर उसमें लोकवाद्य भी आ जाते हैं, फिर उसमें संगीत भी आ जाता है और साथ में नाटक तो है ही। नाटक तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे संस्कृत का नाट्य शास्त्र में जो हमारा एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें एक श्लोक भी है कि ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई शिल्प नहीं है जो नाट्य शास्त्र में ना हो। तो रंगमंच में ऐसी कोई कला नहीं है, चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो या हस्तकला हो, शिल्पकला हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं कला साहित्य की जो रंगमंच में ना हो। वो है, उसका अपना अपना स्थान है। तो इस विषय में जो रंगमंच का जो विषय है, तो मास्टर्स में ये सभी चीज़ें हैं और इनका एक विस्तार अध्ययन आपके अगले सवाल में मैं समझता हूँ होगा सर। जी, जैसे भी आपने कहा कि मंच का जो एक आर्टिस्ट होता है वो पूरी दुनिया को रंगमंच के जैसे ही देखता है और उसी के अंदर फिर सारी चीज शामिल हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी इस कोर्स है आपका एमए थिएटर के बारे में आपने बताया, तो इसका स्कोप क्या है? स्कोप ये वो व्यक्ति जो रंगमंच से जुड़ा हुआ है, ये इसका ठीक उत्तर उसके पास भी नहीं है, क्योंकि जैसे अन्य विषय जो होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गई या मेडिकल का हो गया, इसमें बच्चा पहले से सोच के रखता है मुझे ये करना है और मुझे ये पा लेना है। कला जगत में क्या होता है कि बच्चे का शौक होता है,
चीज़ें शुरू होती हैं शौक से, ना कि कहीं पहुंच जाने के लिए। चाहे वो संगीत हो या नृत्य हो या विशेषकर अभिनय हो या कोई स्केच करता हो, तो वो इसलिए नहीं शुरू करता है कि मुझे इसको कहीं पहुंचाना है। ये स्किल ऐसी होती है जो धीरे धीरे और बेहतर बनती हैं, और तब लगता है कि क्या मैं इसको कहीं लेके जा सकता हूँ। और ये संघर्ष जीवन भर रहता है। एक आर्टिस्ट के लिए जीवन भर रहता है। तो स्कोप तो यही है कि आप, जब आपको ये मालूम पड़े कि बतौर अभिनेता या बतौर आर्टिस्ट कि अच्छा आपके अंदर ये स्किल है, और अब आप इस स्किल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये सवाल भी आपका है, और ये जवाब भी आपका हो सकता है कि समाज के लिए या स्वयं अपने लिए, अपनी स्किल को और बेहतर बनाने के लिए, कि माना कोई कार्य 10 लोग पहले से करते हैं, लेकिन आप 11वें हैं, तो आप उस कार्य को और कैसे अलग बना सकते हैं उन 10 से। तो ये संघर्ष निरंतर बना रहेगा जीवन भर, कि आपको प्रसिद्धि पानी है, या आपको प्रसिद्धि पाने के साथ साथ अपने समाज को भी देखकर चलना है। क्योंकि कला ऐसी चीज़ है जो त्रासदी से ही उत्पन्न हुई है। तो उसमें किसी सुख की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, कि हम कविता कहने के बाद, कविता लिखने के बाद, या नाटक होने के बाद दर्शक तो ताली बजाएंगे, लेकिन उन तालियों का आपके लिए स्थान क्या है। कि माना कोई कविता लिखी गई है या कोई नाटक खेला गया है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था उस नाटक खेलने का। तालियां तो बेशक थी ही कि दर्शक को अच्छा लगे, लेकिन कला जगत और भी महत्वपूर्ण सवाल आपके अंदर बिठाता है, स्वयं अभिनेता के अंदर भी, एक आर्टिस्ट के अंदर भी, और दर्शकों के अंदर भी। तो वो उद्देश्य पूरा हो पाना बहुत संभव होना बहुत मुश्किल है। बाकी स्कोप तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्म लाइन में जा करके या एक लेखक बन करके, क्योंकि एक बहुत विस्तारित क्षेत्र है। कॉस्ट्यूम का है, मेकअप का है, साउंड का है, सेट का है, और अभिनय तो है ही है, डायरेक्शन है, तो बहुत विस्तारित क्षेत्र है। तो आप काम करते रहने के दौरान ही आपको मालूम पड़ता है कि अच्छा, शायद आपका जो शरीर है वो डायरेक्शन की ओर अधिक रुझान रखता है, अभिनय में आपका कम है। और अगर आपको समय समय पे उस रंगमंची यात्रा के दौरान आपको अच्छे दोस्त मिले, अच्छे निर्देशक मिले, तो आपको समझ पाता है कि अच्छा, शायद मेरा कॉस्ट्यूम वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग मिलने बहुत ज़रूरी हैं जो आपको बता सकें कि इस क्षेत्र में आपका क्या योगदान हो सकता है। मुश्किल ये होती है कि लोगों को स्वयं को पहचानने में बहुत देर हो जाती है, या उनकी एक ज़िद होती है कि नहीं, हम ये काम करेंगे। लेकिन काम करना अच्छी बात है, लेकिन समय से पहले आपको ये मालूम होना, अब आपको तो मुश्किल है कि मालूम हो सके, लेकिन वो निर्देशक की जिम्मेदारी है, या आपके आसपास जो दोस्त हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी प्रतिभा की पहचान कराएं, कि मुझे लगता है तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छी है, तुम ये कर सकते हो। जी। तो जैसे 2 साल का आपका एक कोर्स है, तो इस 2 साल के कोर्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं? आपका थ्योरेटिकल कैसे होता है, प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्या सिखाया जाता है 2 साल के अंदर? 2 साल 4 सेमेस्टर हैं, और हर सेमेस्टर में हमारे इस विश्वविद्यालय में, हमारे विभाग में 3 विषय हैं जी। जो कि हैं एक्टिंग थ्योरी, ड्रामा लिटरेचर और लोक रंगमंच, उत्तराखंड का लोक रंगमंच। और ये विषय, जो तीसरा विषय है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 विषय तो हम कहीं पढ़ सकते हैं। हम 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करके ऐसी किताबें हम पा सकते हैं जिनके बारे में ये सब कुछ है। जी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहाँ भी जिन राज्यों में एमए रंगमंच का विषय है, उनमें जो एक विषय ऐसा होता ही है जो उस राज्य की लोक शैलियों के बारे में आपको परिचय कराए, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो इधर नॉर्थ ईस्ट का हो, कि लोक रंगमंच क्या है। जैसे अब हम उत्तराखंड में हैं, तो उत्तराखंड का लोक रंगमंच बहुत विशाल है, और इसकी मुझे जानकारी पहले थी नहीं। कुछ चीज़ें मालूम थी, लेकिन इतना वृहद रूप से होगा ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था ही नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद जब वो विषय देखा कि अच्छा ये भी है, उसके बाद सर के माध्यम से वहाँ जाने का मौका भी मिला, तब देखा कि अच्छा, ये तो बहुत, मतलब इतना सब कुछ है, और इसको इकट्ठा करने में, इसको समेट पाने में बहुत समय लगेगा, और 2 साल पर्याप्त तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो भी मिल सका, तो 3 विषय हैं। अब इनमें एक्टिंग थ्योरी में जितने भी रंग चिंतक हुए हैं,
रंग रंग चिंतक हो गए, स्तानिस्लावस्की हो गए, या मेयर होल्ट हो गए, और या नाट्यशास्त्र हो गया भरत मुनि का। जी तो इन सभी के जो रंगमंचीय सिद्धांत हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये कहने में बड़ा सरल लग रहा है, लेकिन ये अपने आप में सारे सारे ग्रंथ हैं कि एक एक विषय बहुत कठिन है इसमें। और कठिन क्या है, क्योंकि रंगमंच एक सिर्फ प्रयोगशाला ही है। आप थ्योरेटिकल समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक उसका मंच पर प्रयोग ना हो तो बड़ा अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर कोई इंटरेस्ट लेना चाहेगा। दूसरा विषय है ड्रामा लिटरेचर। तो जैसे हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, तो रंगमंच का अपना एक साहित्य है नाटकों के बारे में। हिंदी नाटक, अंग्रेजी साहित्य के नाटक, जो अंग्रेजी से जो अनुवाद हुए हैं, मराठी से जो अनुवाद हुए हैं हिंदी में, या कन्नड़ से जो अनुवाद हुए हैं, तो ऐसे नाटकों की एक बहुत लंबी श्रृंखला, संस्कृत नाटक। तो इन 2 सालों में वो सभी नाटक हैं लोक शैली के, जैसे घासीराम कोतवाल, विजय तेंदुलकर का, वो भी इसमें शामिल है। संस्कृत का नाटक है मृच्छकटिकम, वो भी इसमें शामिल है। तो इतने सारे नाटक और अलग अलग शैलियों में, ताकि एक छात्र के तौर पे जो हम सीखना चाहते हैं कि एक ही रस ना हो, अलग अलग रस हो, रंग अलग अलग हो, कभी इस तरह का नाटक, कभी उस तरह का नाटक। और लोक रंगमंच जो है उत्तराखंड का जो विषय है, वो तो बहुत विशाल है। उसमें पांडव हो गया, जो लोक कथाएं यहाँ की हैं, लोक कथाएं हैं, तीलू रौतेली, माधो सिंह भंडारी, अजूबा बफौल, और इस तरह के कई विषय हैं। तो उनको सब पढ़ने का मौका मिला, उनको जानने का मौका मिला। और उन्हीं वीर गाथाओं में जो जागर गाए गए, जो पंडवाणी गाई गई, तो उसको भी, हालांकि गढ़वाली भाषा मुझे बहुत कम समझ में आई, लेकिन सर के माध्यम से जो उसका अर्थ समझ में आता है हिंदी के उससे, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और गाने का जो एक जो इनर जो बनता है, जब जैसे हमारे यहाँ समय समय पे कई जो लोक कलाकार हैं गायन शैली के, वो आते रहते हैं। जी तो अभी मांगल कार्यक्रम हुआ था, और जागर के भी अभी लोक कलाकार ऊपर से आए थे, जोशीमठ के आसपास कुमाऊं से आए थे अभी लहरी जी। तो उनके माध्यम से कि कितना उन्होंने मेहनत की होगी, कि जागर सिर्फ ये नहीं है कि, मुझे खैर अभी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं उनको करीब से देख सका, कि एक चीज में हम ऐड करना चाहेंगे कि रंगमंच मतलब त्याग और समर्पण बहुत जरूरी है। तो ये त्याग और समर्पण दिखता है इन लोक कलाकारों में, कि मैं ये बिल्कुल मान सकता हूँ कि जब इन सभी ने अपना कार्य शुरू किया होगा, तो लोगों ने उलाहने दिए होंगे कि क्या कर रहे हो ये, लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने अपना स्थान बनाया है, इतना संघर्ष किया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि रोजी रोटी तो है ही है, लेकिन एक लोक कला को संरक्षित करने का जो कार्य है, कहीं ये विलुप्त ना हो जाए या गायब ना हो जाए। और जो कि, ऐसा मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिस तरह का माहौल बनता है, जैसे हम यूपी से हैं तो हमको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जी परशुरामी है, वो लगभग समाप्त होने पर आ गई है, बहुत कम होती है। मुझे ये देखना बड़ा ख़राब लगता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना मेरे सामने। लेकिन अच्छा भी लगता है कि जो कार्य यहाँ पे हो रहा है, हर एक बच्चा, रुद्रप्रयाग में हम एक स्कूल में गए थे सर के साथ में, तो वहाँ छोटे बच्चे ढोल बजा रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो ढोल शैली उनमें जा रही है। भले वो उसका बड़े होने पे क्या इस्तेमाल करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन उनको पता है कि हाँ ये मैं ढोल बजा रहा हूँ, उनको ये समझ है। हमारे यूपी में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ढोलक बजा रहा हो, कोई तबला बजा रहा हो। जो सीख रहा है वो तो सीख रहा है, लेकिन कोई हर घर में रखी हो और हर बच्चा बजाता हो, ऐसा संभव नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ के बच्चों में, चाहे वो कोई गायन शैली हो, चाहे वो कोई जागर हो, भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल है, तो हमारे 4th सेमेस्टर में कोर्स है जी कि हमें अंत में बच्चों के साथ काम करना होता है। तो सभी बच्चे अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, तो मैं और हमारे बैचमेट हैं गौरव भाई, तो हम लोग वहाँ पर गए थे एक नाटक करने के लिए। तो एक प्रोसेस है नाटक का, लेकिन उसका बच्चों के साथ काम करना ये है कि पहले बच्चों को सिक्योर फील कराया जाए, उन्हें वो महसूस कराया जाए कि ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हंसते खेलते काम करना। तो हम लोग क्या करते थे, एक म्यूज़िक प्ले कर देते थे कि बच्चे थोड़ा सा सुने, अगर नाचने का मन कर रहा है तो नाचें। तो लड़कियां कहती थी, लड़के कहते थे जागर लगाइए, तो बड़ा अच्छा लगता था
कि जैसे अब नई जनरेशन है तो कोई गाना, कोई बॉलीवुड का कोई गाना या गढ़वाली का कोई म्यूजिक वाला गाना जहाँ पे बीट हो और नाचने का मन करे, उसमें कोई बच्चा ये कहे कि जागर लगाइए, और वो जागर पे जो स्टेप होते हैं गढ़वाली के, गढ़वाल के, उत्तराखंड के, उन स्टेप के साथ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो लोक रंगमंच तो बहुत विशाल है, बहुत ही विशाल है। और मुझे यहाँ आकर के लोक के बारे में इतना कुछ पढ़ने को मिला, इतना कुछ देखने को मिला। ये लोक शैली पे बुरदेवा नाटक अभी होने वाला है, संभवतः अक्टूबर में होगा चंडीगढ़ में, और हो सकता है कि उसके पहले या उसके बाद में यहाँ भी हो। चंडीगढ़ में होने का कारण यह है कि हमारे जो प्रोफेसर हैं डी.आर. पुरोहित सर, उनको भी फरवरी में राष्ट्रपति के हाथों केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है। तो संगीत नाटक अकादमी ही ये फेस्टिवल करा रही चंडीगढ़ में, तो उसके अंतर्गत बुरदेवा एक नाटक एक होगा, और चक्रव्यूह तो हमने किया ही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये विषय हैं जो इस कोर्स में, और इन 2 सालों में और 4 सेमेस्टर में ये सारे कोर्स हैं, एक्टिंग थ्योरी, ड्रामा लिटरेचर और ये लोक रंगमंच उत्तराखंड का। तो आप अपने आप को उत्तराखंड कला से बड़ा जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं अब 2 साल के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाटक जरूर करना चाहूंगा, और लोक शैली के कोई फोक प्ले मैं जरूर ही करना चाहूंगा, जाने से पहले या अगर अवसर मिला तो बाद में भी। जी। चक्रव्यूह और बुरदेवा तो हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इच्छुक हूँ और करने के लिए, और बहुत कुछ करने के लिए। हाँ, तो जैसे ना इस 2 साल का जो आपका एक कोर्स है, इसके अंदर एक जो व्यक्ति है, जो नया व्यक्ति इस कोर्स में आ रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या स्किल डेवलप हो जाते हैं इन 2 साल के दौरान? किसी भी नए बच्चे के लिए जिसका रंगमंच से कोई कनेक्शन नहीं है, उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अब मास्टर्स तो है रंगमंच में, लेकिन अगर उसने बाहर कहीं काम नहीं किया है तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन किसी बच्चे ने अगर बाहर काम किया है, अच्छा ठीक ठाक काम किया है, और तो उसके लिए उतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो यहाँ का सिलेबस है कि आपकी वॉइस एंड स्पीच पे काम होता है, और योगा तो है ही है, फिजिकल तो है ही है कि क्योंकि अभिनेता के तौर पे आपके जो उपकरण होते हैं वो आपका शरीर ही है, आपकी आवाज़ है, आपका शरीर है, तो इन पे काम तो होता ही है। फिजिकल मूवमेंट हो गया, वॉइस एंड स्पीच हो गई, और नाटक के माध्यम से किस शैली का नाटक है उस शैली के बारे में जानना, समझना। और ये वही बच्चा कर सकता है जिसके अंदर, जो मैंने पहले कहा, त्याग और समर्पण, जो सीखना चाहेगा, निरंतर अपने आप को पुश करना। आमतौर पे ये होता है कि हम खुद को पुश नहीं करते हैं समय समय पे, जी। क्योंकि इतने सारे भटकाव के माध्यम है, फ़ोन है या इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो पुश करते रहना ज़रूरी है। बाकी किसी भी विश्वविद्यालय में जो सिलेबस होता है, अगर उसको ठीक ढंग से ठीक ढंग से फॉलो किया जाए तो वो बढ़िया रहेगा, चाहे वो विभाग के स्तर से हो या बच्चों के स्तर से हो। देखिए, कोई भी कोर्स होता है तो उसको हम मॉनिटरी लेवल से देखते हैं कि उसके बाद वो व्यक्ति कमा पाएगा, नहीं पाएगा, अपनी रोजी रोटी ठीक से चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। तो एज अ थिएटर आर्टिस्ट इस कोर्स में मतलब क्या लाइफ स्ट्रगल होते हैं, या लाइफ सेटल कैसे होगी किसी व्यक्ति की? संघर्ष तो बहुत है, बहुत संघर्ष है, और जीवन भर रहेगा, ऐसा मान के चलना। जीवन भर उनके लिए नहीं रहता है जो कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, लेकिन उस जुगाड़ ढूंढने में ये होता है कि आप लोग कला शैली के उन चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं जिन चीज़ों से इफेक्ट हो करके आप इस क्षेत्र में आए थे। तो संघर्ष तो बहुत है, लेकिन ये आपका अपना तरीका हो सकता है कि समाज के लिए, अपने लिए काम के दौरान आप ये तय कर सकें हमें अपनी जीविका इससे कैसे चलानी है। अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अब तो मास्टर्स आ गया है, तो आप परास्नातक करिए, नेट क्वालिफाई करिए, पीएचडी करिए। पहले पीएचडी थी नहीं, उसके बाद किसी भी विश्वविद्यालय में आप अप्लाई करिए जहाँ भी वैकेंसी खाली हो। ये तो एकेडमिक्स का हो गया जी। लेकिन अब सभी तो वो तो शौक है कि मतलब हमें करना क्या है, क्या पढ़ाना हमें अच्छा लगता है तो हम पढ़ाएं, नहीं लगता तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, आप भारत सरकार की जो कई नीतियाँ आती हैं उनसे जुड़ सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वो भी साल में 1 मिलेगी या 2 मिलेगी, बाकी आप क्या करेंगे। तो मुझे व्यक्तिगत बहुत मुश्किल है ये, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये निष्कर्ष है कि
रंगमंच में किसी भी संस्था को ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना जो रंगमंच को अपना सपोर्ट कर सके, जैसे पॉलिटिकल जो पार्टी होती है। कि एक आर्टिस्ट को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बेहतर बने, अच्छा एक्टिंग स्किल्स उसके अंदर आए? अभ्यास ही सब कुछ है कि कला जगत में चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो या अभिनय हो, अभ्यास ही सब कुछ है। और उसी अभ्यास में आता है त्याग और समर्पण, कि आप कितना अपने आप को झोंक सकते हैं, साबित करना है गलत शब्द, कितना हम उसके लिए परिश्रम कर सकते हैं। कि हो सकता है आप शौक में किसी चीज़ में आ गए हों, लेकिन जिस वक्त आपको ये अंदाज़ा हो कि अच्छा मैं एक ऐसे क्षेत्र में हूँ जो बहुत विशाल है, और अगर वो आपको अपनी ओर आकर्षित खींच रहा है अपनी ओर, तो कितनी मेहनत हो सकती है, तो बहुत ज़रूरी है। तो अभ्यास ही सब कुछ है, अभ्यास ही सब कुछ है। जी। एक जो थिएटर होता है, या थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, या थिएटर होता है, वो समाज में किस तरह प्रभाव डालता है अपना? कला जो है वो समाज से ही उत्पन्न हुई है। जी। समाज में जो भी विसंगतियां रही हों, जो भी त्रासदी रही हो, तो समाज पे उसका कितना असर हो सकता है, ये बतौर अभिनेता या बतौर लेखक हमें ही सोचना है। क्योंकि दर्शक तो अपने कार्य में व्यस्त है, वो नौकरी कर रहा है या कोई फल बेच रहा है तो अपना व्यस्त है, या सब लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो ये मेरा काम है कि कला क्षेत्र में हम आए क्यों हैं। इसलिए आए हैं कि हम समाज की समस्याओं को और नज़दीक से देख सकें, व्यक्ति को और पास से समझ सकें। कि एक हमारे अवधि में एक कहावत है कि जीव के जीव माँ जब अपन जीव डाल कर देखो, जीव के जीव माँ जब अपन जीव डाल कर देखो तब पता चलिए। तो ये समाज है कि अगर हम किसी चरित्र का निर्वहन हम कर रहे हैं, तो वो चरित्र तो समाज से आया है जी। तो उसको समझने के लिए कितना समझना, तो समाज में तो असर पड़ना ही है उसका। और इसमें एक चीज़ हम ऐड करेंगे कि जिन दरारों को भरा जा सकता है, कि जो भी समस्याएं हैं, तो जिन दरारों को भरा जा सकता है, एक अभिनेता, लेखक या निर्देशक या कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, जो उन चीज़ों को बहुत आसानी से भर सकता है, कहीं ना कहीं समय के साथ साथ वो उसकी कीमत तय कर चुका होता है। अधिकतर बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं ऐसा, तो समाज से वो कट जाते हैं कि समाज में क्या हो रहा है छोड़ो, हमने ठेका नहीं लिया है। लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत चीज़ है कि अगर आप एक ऐसी गंभीर विधा में आए हैं, तो आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। शायद आप शौक में आ गए हों इस क्षेत्र में, लेकिन जिस वक्त आपको ये अंदाज़ा हो कि अच्छा ये ऐसा क्षेत्र नहीं है, तो फिर उसको किस तरह से समय दिया जाए। और समाज तो महत्वपूर्ण अंग इसलिए भी है क्योंकि ये तो बहुत बार कहा जा चुका है कि जो रंगमंच है वो उस समाज का आईना है, समाज स्वयं को देखे। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है कि ये सिर्फ कहावत ही ना रह जाए। बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ कहावत बन के रह गई हैं, हमें नई कहावतें ढूंढनी पड़ेंगी। चाहे वो फिल्म हो, फिल्म तो एक बिजनेस का माध्यम है, बहुत अच्छी फिल्में भी आती हैं तो भी उनका माध्यम बिजनेस ही रहता है। क्योंकि मैंने एक फिल्म करी थी तो उसमें भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा था। हालांकि एक फिल्म के आधार पर ये कह देना कि ये ऐसा नहीं है गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी मेरा अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा था। आर्टिकल 15 एक मैंने फिल्म करी थी, तो उसमें जिस तरीके से बर्ताव किया गया अन्य लोगों के लिए, जिस हॉस्पिटल में हम शूट कर रहे थे उस हॉस्पिटल में किस तरह से बर्ताव किया गया पेशेंट के साथ में, मुझे बड़ा ख़राब लगा। एक तरफ आपकी फिल्म क्या संदेश दे रही है, एक तरफ आप किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या हम समाज की ओर जा भी रहे हैं, हमारा अपना फ़ायदा क्या है। रंगमंच में क्या है कि अभिनेता स्वयं तक सीमित हो गया है कि प्रशंसा का आदी हो गया कि मुझे प्रशंसा मिले। ये तो ठीक है, तो मिल ही जाएगी। जिस चीज़ के बारे में किसी को जानकारी नहीं है उसको तो अच्छा ही लगेगा। सही बात है।
कोई कोई गीतकार मेरे साथ, कोई संगीतकार आ जाए, वो मेरे सामने गाना गाए, मुझे संगीत के बारे में कम समझ है तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वहीं अगर जो संगीत का जानकार हो, जब वो सुनेगा तो उसमें मीन इमेज बताएगा कि इसमें ये कमी है, ये कमी है, तो दर्शक तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन हमारी हमारी जो मेहनत है, हमारा कार्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। हमारा कार्य किसी नाटक को बनाने में बहुत समय लगता है। 1.5-2 घंटे के नाटक को 1.5-2 महीने लग जाते हैं। वो इसलिए कि जो चीज़ मैंने 2 महीने में समझी है, वही चीज़ हमें दर्शकों को 2 घंटे में समझानी है। तो कितना मेहनत लगेगी इसके सही बात। लिए। किसी पात्र को जीवंत बनाना, उसको समझना, उसकी समस्याओं को समझना, और दर्शक समझते भी हैं, लेकिन दर्शक चले जाते हैं। वो उतना ग्रहण नहीं करते। क्यों? शायद बाहरी चीज़ें इतनी हैं जो उसको अलग कर देती हैं कि नाटक तो उसने देखा 2 घंटे, फ़िल्म देखी उसने 2-3 घंटे, लेकिन बाहर वो अन्य चीज़ों में इतना व्यस्त है कि वो 2 घंटों के ऊपर अन्य चीज़ें हावी हो जाती हैं। इसका मतलब कि हमारा कार्य और बढ़ने वाला है कि हम और ऐसा क्या करें जिससे दर्शक समझे कि नहीं, गलत, अच्छा इस तरह का जीवन है तो किस तरह के लेके जा सकते हैं। बाकी एक चीज़ हम इसमें जोड़ेंगे कि वो अभिनेता के उससे है। ये भी मेरा अपना व्यक्तिगत रहा है कि अभी हाल के दिनों में जो मैंने अपने आसपास के अभिनेताओं को देखा है, वो उसमें उसमें ये कि शायद वो नाटक से बहुत दूर रह जाते हैं। मेहनत तो करते हैं वो, लेकिन नाटक का जो असल कार्य है कि नाटक खेला क्यों जा रहा है, उससे वो कोसों दूर रहते हैं। कारण ये है कि लखनऊ में एक नाटक हुआ था। जी। मैं नाटक का नाम वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा। उसमें उसमें जो मुख्य नायक है वो कहता है कि गालियों के ऊपर वो बात करता है कि समाज में गालियाँ क्यों दी जाती हैं। संभव है कि गालियाँ दे करके हमारी माँ बहनों को याद करके लोग धन्य हो जाते हैं, और नाटक ख़त्म होने के बाद में जब वही अभिनेता बाहर जाता है या कई दिन के बाद जब ऐसी कोई चीज़ सिचुएशन बनती है, तो उसमें भी वो उन्हीं शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहा होता है। इसका मतलब हम खुद को कितना जोड़ पाए, हम कितना इस विधा के लिए कितना गंभीर हो पाए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि नाटक आपकी व्यक्तिगत लाइफ को प्रभावित करे, लेकिन एक संतुलन का जो कार्य है वो तो करना ही पड़ेगा, ताकि व्यक्ति जब आपसे व्यक्ति मिले जी। तो वो विरोध ना कर सके कि अच्छा हाँ, अगर आपने नाटक बहुत अच्छा किया है, एक अच्छा संदेश दिया है, और बाहर आप किसी अन्य कार्य में लिप्त पाए जाते हैं कि कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो गलत चीज़ है। तो समाज तो बिल्कुल अभिन्न अंग है। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग तो दर्शक ही है। जी। तो उस दर्शक तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, अगर परिश्रम तो है इसमें, कठिन भी है, लेकिन उससे भी कहीं महत्वपूर्ण है कि दर्शक से पहले अभिनेता स्वयं कितना उसको महसूस कर रहा है उन चीज़ों को। सिर्फ इतना ही नहीं कि जब तक नाटक खेला गया इन 1.5-2 महीनों में, तब तक ही वो चीज़ मेरे भीतर है। उसके बाद भी अगर हमने अपने जीवन में 10 नाटक खेले हैं, तो 10 नाटकों का हमारे चरित्र पर क्या असर पड़ा है व्यक्तिगत, कि माना मैंने इस नाटक से ये लिया, इस नाटक से ये लिया, जी। वो बहुत आवश्यक है। अभी आपने कहा कि आपने आर्टिकल 15 में काम किया था, तो क्या रोल मिला था आपको उसमें? एक छोटा रोल था, जी। और उसमें उस कहानी में जिन लड़कियों का रेप होता है, जी। उन लड़कियों का मैं भाई था। हाँ, तो एक छोटा ही रोल था, और बीच-बीच में कई सारे सीन थे, लेकिन वो बहुत, मतलब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। अब मैंने काम किया है तो मैं जानता हूँ कि हाँ, ये मैं हूँ। जी। तो मैंने लोगों को बताया भी नहीं था ना, बहुत कम ही बताया है। अब तो काफ़ी समय हो चुका है, तो अब तो मालूम हो जाए तो उतना नहीं, लेकिन ठीक है। अब मैं जाऊँगा घर जाके, सबसे पहले मैं यही देखूँगा कि आर्टिकल 15 में आप कहाँ पे काम कर रहे थे। बिल्कुल। और जैसे अभी आपने बताया कि 2 से ढाई महीने आपको लगते हैं थिएटर में एक्टिंग करने के लिए, परफ़ॉर्म करने से पहले प्रिपरेशन करते हैं आप लोग। तो सवाल ये है कि आप किसी अभिनय के अंदर उतरते हैं, आप किसी रोल को जीते हैं अंदर, बट जब वो थिएटर खत्म होता है, वो प्रोग्राम खत्म होता है, उसके बाद उस रोल से बाहर निकलना क्या आप लोग के लिए उतना आसान होता है? निर्भर करता है कि नाटक कैसा रहा। हालाँकि शुरू-शुरू में तो
जो लोग सीरियसली काम करते हैं, माना कोई फ्रेशर है, जी उसने नया ही रंगमंच शुरू किया है, तो जिस तरह से वो अपने आसपास का माहौल देखता है, तो बिल्कुल जुट के काम करता है कि नहीं, ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन एक अभिनेता के तौर पे जब आप निपुण हो जाते हैं और आपका अनुभव ठीक-ठाक हो जाता है, तो आपको मालूम होता है कि जीवन को कैसे संतुलित रखना है, कि नाटक के दौरान, नाटक से बाहर आने के दौरान। अब उन हालाँकि मैं ये भी कहूँगा कि निर्भर करता है नाटक कैसा है, जी कि अगर हालाँकि जो जो अभिनेता ये कहते हैं कि मैं किसी पात्र में घुस गया था, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, पता नहीं वो कितना सत्य कहते हैं, लेकिन मेरा ये एक मानना है कि अभिनेता किसी पात्र में घुसता नहीं है। वो इतनी रिहर्सल हो चुकी होती है उन चीज़ों की, इतना रियाज़ हो चुका होता है कि वो चरित्र, वो नाटक आपके शरीर में आ जाता है, वो शामिल हो जाता है। और बाकी तो एक अभिनेता के तौर पे एक अनुभव तो होता ही है, तो वो आप खुल के करते हैं। आपको नहीं पता होता है, आप प्रयास नहीं करते कि मुझे ये हाथ उठाना है, वो स्वगत ही उठ जाएगा, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और रही बात बाहर आने में कितना मुश्किल होता है, अब जैसे कि एक नाटक हमने किया था कैंप, इसी विभाग में किया जी था और इसी साल फरवरी में आउटसाइड किया था, प्रेक्षागृह में नहीं किया था। एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर था, तो उसमें हम सभी ने, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी थी। पूरा दिन भर कॉस्ट्यूम में रहना, और कॉस्ट्यूम में तो रहना अलग चीज़ है, लेकिन मिट्टी में और पूरा बाहर ही खाना, 20 दिन नहाया नहीं था। सच में बिल्कुल। और हाथ सुबह ही सिर्फ हाथ ही धोते थे, बाकी इसके अलावा पूरा शरीर पसीना है, या जो जूते हम लोग पहनते थे वो पैर भी नहीं धुलते, तो सारे पैरों में काला काला जूते का वो सब जमा हुआ था, सब 20 दिन तक ऐसे ही जमा रहा। और तो अब 26 तारीख को नाटक का आखिरी शो हो, वो अलग तरह का प्रोसेस था और बेहतर हो सकता था, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन फिर भी वो एक एक नया एक्सपेरिमेंट था जो ठीक रहा। 26 तारीख को आखिरी शो था और 27 तारीख से ही हमारे नए नाटक तुगलक की रिहर्सल स्टार्ट हो गई थी। तो थोड़ा-सा, क्योंकि नाटक खत्म हुआ है, तो एक नाटक से हम लोग एकदम से शिफ्ट होना तो मुश्किल होता है, तो वो शिफ्ट होना मुश्किल होता है। तो हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन बतौर अभिनेता आपको ये तो तय करना पड़ेगा ही कि संतुलित रहने के साथ-साथ हम कैसे उसको बराबर रख सकें, कि हाँ, एक नाटक खत्म हुआ है, अब इसको ठीक है, इसको छोड़ो, इसको अब आगे बढ़ो। और ये, क्योंकि यही कार्य है, जी इसमें इतना फँसना नहीं है कि अब, हालाँकि मैं फिर यही कहूँगा कि अगर नाटक या कोई फ़िल्म उस स्तर की है, तो अलग बात है। लेकिन जहाँ प्रोफ़ेशनली काम करने की, ये काम किया, ये नाटक किया, वहाँ जाना है, अब 2 दिन बाद वहाँ नाटक है, 1 हफ़्ते बाद वहाँ नाटक है, तो उसमें आप क्या ही किसी चरित्र में घुस पाना। हाँ, वो आपका रियाज़ इतना होता है कि वो आप कर देते हो अच्छा। जी जैसे आपका ये 2 साल का भी कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो इस 2 साल के कोर्स में आपने कौन-कौन से प्ले आपकी टीम के द्वारा, क्लासमेट के द्वारा किए गए हैं? बहुत सारे नाटक हुए इन 1.5 सालों में, 2 सालों में। और सबसे पहले तो इस विभाग का डी.आर. पुरोहित सर का, संजय पांडे सर का और अभिषेक बहुगुणा जी का, इन तीनों का बहुत-बहुत साथ बहुत सपोर्ट किया। हम लोग जो भी करना चाहते थे, कभी ये नहीं हुआ कि नहीं, ये ऐसा नहीं, हमेशा सपोर्ट किया कि ठीक है, तुम करो। और जिस तरह का ये स्पेस है, आप देखिए कितना जगह है इस डिपार्टमेंट में। ड्रामा स्कूल यही तो है। जैसे लोग एनएसडी जाते हैं, बीएनए जाते हैं, और एकेडमिक्स में भी यही तो है। अब 2 साल यहाँ पर है, 2 साल जब आपके सारे बैचमेट्स, आपके सीनियर या आपके जूनियर जब एक जगह बैठकर बात करेंगे, विभाग में ऊपर लाइब्रेरी है, जब इतना डिस्कशन होगा, तो ये भी एक तरह से ड्रामा स्कूल ही हुआ। मैं इसको किसी भी स्तर से ड्रामा स्कूल से कम नहीं समझूंगा, क्योंकि इतना स्पेस है कार्य करने के लिए। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा समय अब कभी नहीं आएगा जहाँ मुझे इतना समय और जी इतना स्पेस मिलेगा। और ये बात मैंने अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छे से महसूस करी। और यही वजह है कि इस विभाग में बहुत सारे नाटक हुए इन 1.5-2 सालों में टीम के द्वारा। उसमें
ललित मोहन थपलियाल जी का झमेला हो, इस देश का क्या होगा, मुठभेड़, एंटोन चेखव का स्वान सॉन्ग, प्रेम पतंग, आधी रात के बाद, अंधे हैं हम, शंकर शेष जी का आधी रात के बाद, उसके बाद रामेश्वर प्रेम जी का कैंप, और अभी हम लोगों ने रामेश्वर प्रेम जी का एक और नाटक उठाया है, संभवतः अभी कुछ दिन बाद खेला जाएगा इस विभाग में। एक फेस्टिवल भी हुआ, बच्चों के नाटक मतलब 11 बच्चों के नाटक, क्योंकि 4th सेम में एक सिलेबस में है कि आपको स्कूल में बच्चों के साथ कार्य करना है, तो उनके नाटक, तो और बड़ा बड़ा अच्छा माहौल रहा, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। जी। तो साथियों, मैं विकेश सर के बारे में आपको बताऊं कि मेरी इनसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब ये द स्वान सॉन्ग प्ले कर रहे थे, और इसमें इनको एंटो क्या था वो? निकिटुश्का, हाँ सॉरी, निकिटुश्का का इनको प्ले मिला था। और जब भी मैं इनको देखता हूँ तो मेरे को वो निकिटुश्का ही याद आता है। देखिए कितना प्रभाव पड़ा आपके उस एक्टिंग का मेरे ऊपर, उस रोल का। और दूसरी बात, अभी यहाँ पे इसी डिपार्टमेंट में आषाढ़ का एक दिन एक प्ले हुआ था जिसमें आप बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे आप उसमें। तो कैसा लगता है, कैसा लगा आपको काम करते हुए एज असिस्टेंट डायरेक्टर? इस पूरे प्रोसेस में मुझे बहुत अच्छा लगा। महेंद्र सर ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने वो स्पेस दिया कार्य करने के लिए कि ये निर्देशक की जिम्मेदारी है कि वो कितना स्पेस देता है आपको काम करने के लिए। तो जून के महीने में ही सर का फ़ोन आया था कि विकेश तुम असिस्ट करोगे। तभी हमने तय किया था कि मैं स्टेज पे नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ असिस्ट करूँगा। सर ने कहा वो देख लेंगे बाद में। तो ये मेरा मन था कि मैं स्टेज पे नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे पता था कि मैं स्टेज पे नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी एक अभिनेता तो अंदर होता ही है। जी। तो स्टेज पे ना आते हुए भी हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सर ने एक ऑडिशन रखा था कि जो पात्र करना चाहे वो एक ऑडिशन होगा, आप तैयार करिए, ऑडिशन आप दीजिए। तो अब ये नहीं कि मैं असिस्ट कर रहा हूँ तो मैं ऑडिशन क्यों दूँ, मैंने भी ऑडिशन दिया, और सिर्फ अपने लिए कि काम करने के लिए। असिस्ट करना तो चलता रहेगा, लेकिन साथ में हम इस नाटक कितना समय दे सकते हैं एक अभिनेता के तौर पे। तो जो भी प्रोसेस रहा, जो भी इम्प्रोवाइजेशन हुए, जो भी एक्सरसाइजेज हुई, जो मैंने अपना पात्र तैयार किया था, मैंने उस पात्र के लिए सभी इम्प्रोवाइजेशन में अपनी भागीदारी करी, असिस्ट भी किया सर को जी। और साथ में ऐसी कोई चीज़ें बनी कि एक मेरा साथी है शिवम, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो फिर वो नाटक से बाहर हुआ। तो उस दौरान फिर वो पात्र कौन करेगा, तो मैं बाहर था, तो मुझे फिर स्टेज पे आना पड़ा कार्य करने के लिए। और साथ में मैंने लाइट भी करी, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा लाइट करने का, क्योंकि लाइट में क्या होता है कि जो मैंने महसूस किया कि जब आप ऊपर से नाटक को देख रहे होते हो और आपका पूरा पैनल आपकी उंगलियों पे होता है, कहाँ पे लाइट आएगी, कहाँ जाएगी, तो उस दौरान आप महसूस करते हो कि पूरा नाटक आपके दिमाग में होता है कि हाँ अभी ये संवाद आएगा, अभी वो पात्र वहाँ से आएगा तो वहाँ पे लाइट आनी है। तो वो जो फील के साथ आप लाइट देते हो, फिर आप लाइट हटाते हो, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा कि एक ही नाटक में इतनी सारी जिम्मेदारियों करना। और मेरे लिए व्यक्तिगत अच्छा इसलिए भी है कि मुझे शुरुआत से ही स्वयं को एक अनकंफर्टेबल जोन में देखना बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ मैं फंस गया हूँ कि अब क्या होगा, और वहाँ मुझे काम करना बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा जी। पहला सवाल, एक सवाल और आपसे ये है कि जो अब छात्र इस कोर्स में आने वाले हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? बस बहुत स्पेस है इस विभाग में। विभाग का अपना प्रेक्षागृह है, उसमें 90 लाइट्स हैं और बहुत कुछ काम करने के लिए है। पुस्तक ऊपर लाइब्रेरी है, कितनी पुस्तकें हैं उसमें। गढ़वाली साहित्य तो भरा पड़ा है, संस्कृत साहित्य है, बहुत सारी किताबें हैं, अंग्रेजी साहित्य है बहुत सारा। तो बहुत कुछ है यहाँ पे, 2 साल में बहुत कुछ करने के लिए है और स्वयं को झोंक देना है, क्योंकि जीवन में इस तरह का स्पेस कहीं नहीं मिलेगा काम करने के लिए, जहाँ पे आपको 10, 12, 15 घंटे हैं और भी आप जोड़ लीजिए उसके आगे, कितना ही पूरा दिन है, कोई रोक टोक नहीं है, सभी बहुत सपोर्टिव हैं। तो बस काम करिए, खुद को और बेहतर बनाइए, अपने ऊपर कितना काम कर सकते हैं। अब जो भी अब रंगमंच में जो भी कार्य होता है आप सभी को मालूम ही होगा
कि उन सभी चीज़ों को आप और यहाँ बेहतर बना सकते हैं अपने अभ्यास से, क्योंकि अभ्यास के लिए यहाँ पर्याप्त समय है, पर्याप्त स्थान है, सब कुछ है जो एक अभिनेता को, एक सीखने वाले बच्चे को चाहिए होता है, सभी कुछ यहाँ पर है काम करने के लिए। आपसे अंतिम सवाल ये है कि जैसे कोई छात्र इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है एमए थिएटर में, तो क्या क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का? पहले सीयूईटी नहीं था, तो पहले मेरिट के आधार पे चयन होता था। अब सीयूईटी है, तो आप सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करिए, उसमें जो भी आपके मार्क्स होंगे उस आधार पे मेरिट बनेगी, उस आधार पे फिर आप कॉलेज तय कर सकते हैं कि मुझे किस विश्वविद्यालय में जाना है, और जिस विश्वविद्यालय से आप लेना चाहें वहाँ जाइए, काउंसलिंग कराइए और अपना प्रवेश अपना पा लीजिए। बहुत साधारण है। काउंसलिंग के दौरान आपकी एक्टिंग स्किल्स भी देखी जाती है, ऐसा कुछ? हाँ, मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए भी नहीं क्योंकि कोई और अन्य बच्चा आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई अन्य बच्चा आता भी है तो उसके लिए यहाँ कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एक रंगमंच का एक ठीक-ठाक अनुभव होना अति आवश्यक है, तभी आप यहाँ काम कर पाएँगे। कोई नए बच्चे के लिए यहाँ आपको 2 महीने 2 साल कन्फ्यूज़ ही रहेगा कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है? क्योंकि नई चीज़ से साबका पढ़ना, और तो नया बच्चा कोई आएगा ही नहीं, और शायद इसी वजह है कि ऐसा कोई प्रावधान है भी नहीं। भविष्य में कभी ऐसा होता है तो पता नहीं। मैक्सिमम वही बच्चे आते हैं जिनका पहले से बिल्कुल, रुझान होता मैक्सिमम है, नहीं, जिन्होंने एक्टिंग लगभग की होती है। 100% ऐसे बच्चे आते हैं जी। जो ये करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एमए रंगमंच की डिग्री का कहाँ पे इस्तेमाल करना है, और जो नया बच्चा आएगा वो उसे क्या ही इस्तेमाल करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसे ही बच्चे हैं जो रंगमंच जिन्होंने बाहर काम किया है, ठीक-ठाक काम किया है, वही प्रवेश। जो आएगा वो समझ बूझ के आएगा, जान के आएगा कि यार इस कोर्स का क्या महत्व है। बिल्कुल, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो साथियों, आज हमने एमए थिएटर के विषय में बात करी। केवल थिएटर के बारे में ही जाना हमने रंगमंच क्या होता है, उसके अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं, क्या बारीकी होती है, कैसे प्ले किया जाता है, और एक एक्टर क्या सोचता है एक्टिंग के बारे में, इस विषय में हमने बात किया। और इस विषय में सारी जानकारी हमें विकेश जी द्वारा दी गई। तो विकेश जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ समय देने के लिए भी, और साथ में सारी जानकारियां भी उपलब्ध कराने के लिए। कहीं ना कहीं हमें दर्शकों को ये काम आएगा। और जो थिएटर में नहीं भी आना चाहते हैं, जो ये कोर्स नहीं भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम कोर्स करें ये वाला, बट कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्या पता हम किसी को सलाह भी दे सकते हैं कोई अगर एक्टिंग करता है तो विकेश जी, आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, आपका भी धन्यवाद, अब तक आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब।